बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। ये चैप्टर नंबर 3 का 8वां लेक्चर है। एक नया कंसेप्ट है आज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, यानी कि जब टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता हो सो हम कहते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ना आ रहा हो तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन के लिए आपने वेलोसिटी में चेंज लाना होगा। अगर हम वेलोसिटी में चेंज ला सकते हैं तो हम एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी में चेंज नहीं ला सकते तो हम एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है तो आपने उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज करनी है। जब भी हम वेलोसिटी चेंज करते हैं एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन का मतलब फिर क्या है, एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक्सेलरेशन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेज़ चेंज होती है और कितनी ज़्यादा चेंज होती है। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा चेंज होती है और किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी तेज़ चेंज होती है। एक्सेलरेशन से हमें इन दो चीज़ों का पता चलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेलरेशन से हमें सिर्फ दो चीज़ों का पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम कितनी क्विकली चेंज कर रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज कितनी ज़्यादा या कितनी कम, मतलब चेंज की अमाउंट बता रही है कि चेंज कितनी आ रही है और चेंज कितना क्विक आ रहा है, कितना तेज़ या कितना स्लो आ रहा है। इसके बारे में हमें एक्सेलरेशन से इन्फॉर्मेशन मिलती है। याद रखिए कि एक्सेलरेशन से हमें ये पता नहीं चलता कि कोई ऑब्जेक्ट तेज़ चलता है या कोई ऑब्जेक्ट स्लो चलता है। इंशाल्लाह इन बातों को मज़ीद आगे जाके हम समझेंगे। अभी यहाँ पर सिंपल आपने डिफिनेशन नोट किया और आपने इसका फार्मूला भी नोट किया। फार्मूला का मतलब क्या है अभी यहाँ पर, A इक्वल डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर वेलोसिटी में चेंज आता हो सो हम कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन है। अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी में चेंज ना आ रहा हो तो एक्सेलरेशन नहीं है। सो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी इसका डिसीजन हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी चेंजेस देन देयर इज एक्सेलरेशन, इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। ओके, अभी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम इसकी यूनिट निकालते हैं। यूनिट, सो इसका यूनिट हम किस तरह निकालेंगे, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखो अब इसको A इक्वल डेल्टा वी डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी, हम यूनिट की बात करते हैं। अब देखो ये है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी में चेंज पाइप है सो पाइप मीटर पर सेकंड, और डिवाइडिंग बाई इसका टाइम का यूनिट है सेकंड। सो ये हो जाएगा A इक्वल मीटर और पर सेकंड और सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अदर भी यूनिट्स हो सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, लेकिन नीचे आपने टाइम की स्क्वायर लगानी है और ऊपर आपने डिस्टेंस की यूनिट लगानी है। तो ये इसकी यूनिट हो गई। इसकी डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, वो आसान है। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है और उसका एक्सेलरेशन है पाइप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है और उसकी वैल्यू है पाइप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो अभी A इक्वल डेल्टा वी डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी। ये पाइप आया कहाँ से है, असल में ये पाइप जो चीज़ है ये वाला है, ये है हमारे पास पाइप मीटर पर सेकंड और पर सेकंड। सो इससे बनता है पाइप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन पाइप मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सो इसका मतलब ये है, अब देखो यहाँ पर ये है डेल्टा वी पाइप मीटर पर सेकंड और पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड बाद देखो, अब ये चेंज इन टाइम है तो यहाँ पर हमने सेकंड लगाया और यहाँ ये चेंज इन वेलोसिटी है। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड बाद वेलोसिटी में पाइप मीटर पर सेकंड चेंज आता है। ये नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पाइप मीटर पर सेकंड है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर सेकंड बाद किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में पाइप मीटर पर सेकंड चेंज आता है। इस तरह अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इसका मतलब ये होगा कि 6 मीटर पर सेकंड और पर सेकंड, ये चीज़ हम उस फार्मूले से रिलेट करेंगे यहाँ पर।
सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर सेकंड बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में 6 मीटर पर सेकंड चेंज आता है। ये नहीं कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, बल्कि एक्सेलरेशन जो है ये हमें चेंज बताता है। अब देखो एक और क्वेश्चन, अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन से हमें ये पता नहीं चलता कि एक ऑब्जेक्ट कितना तेज़ जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है। एक्सेलरेशन से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितनी क्विक और मतलब कितनी ज़्यादा चेंज आती है। यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। सो इसकी अगर हम एक्सेलरेशन निकालें A इक्वल डेल्टा वी, इसकी एक्सेलरेशन निकालें A इक्वल डेल्टा वी डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी। मिसाल के तौर पर दिस ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर जो चेंज है वो 0 है, 0 बाई टी। सो एस की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0, और एस की भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर ये स्पीड भी कांस्टेंट हो और ये भी कांस्टेंट हो तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड है 100, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड है 1000। सो दोनों केसों में एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन उसका स्पीड क्या है, स्पीड डिफरेंट है। सो एक्सेलरेशन से हमें स्पीड का पता नहीं चलता, बल्कि एक्सेलरेशन से हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है और कितना क्विक चेंज आ रहा है। एक्सेलरेशन से हमें हरगिज़ ये पता नहीं चलता कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड कितनी है। एक्सेलरेशन से हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज का पता चलता है। ठीक है जनाब, ये बात अभी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब एक्सेलरेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसको समझने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करना होगी, क्योंकि जब भी हम वेक्टर को स्टडी करते हैं तो हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं और हम वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल डेल्टा वी डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, किस साइड में होगी, सो उसको हम फाइंड करते हैं। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वेलोसिटी हम 3 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी कैन बी चेंज इन 3 वेज। अच्छा, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन जो है। मिसाल के तौर पर लेट से हमारे पास ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड आई, और ये वेलोसिटी हमने चेंज की, ये हो गई 6 मीटर पर सेकेंड आई। वेलोसिटी चेंज हो गई, यस वेलोसिटी चेंज हो गई। किस वजह से चेंज हो गई, स्पीड की इंक्रीज़ की वजह से चेंज हो गई। मतलब हमने स्पीड इंक्रीज़ किया तो वेलोसिटी चेंज हो गई। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी में चेंज आ गया। वेलोसिटी में चेंज किस वजह से आ गया, यहाँ पर चेंज आ गया स्पीड की इंक्रीज़ की वजह से। एक बात हो गई। अच्छा, अब तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। अगर हमने स्पीड इंक्रीज़ की तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। अच्छा, अगर हम अब इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, अगर हम ये लाए 3 मीटर पर सेकंड पे, सो अब भी वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। सो 2 तरीके हो गए। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्शन चेंज की, आई की जगह हमने जे लगाया, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। सो एक्सेलरेशन हम 3 तरीक़ों से पैदा कर सकते हैं, स्पीड के इंक्रीज़ होने की वजह से, स्पीड की डिक्रीज़ होने की वजह से, और डायरेक्शन की चेंज की वजह से। सो हम देखते हैं, आप इसको वेलोसिटी हम 3 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। जब हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, जब हम स्पीड डिक्रीज़ करते हैं, और जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। इन 3 तरीक़ों से हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 3 तरीके से किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा कर सकते हैं। जब हम वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं, या वेलोसिटी डिक्रीज़ करते हैं, या हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। अभी मैंने पहले आपको बताया कि भाई स्पीड इंक्रीज़ के साथ किस तरह वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड डिक्रीज़ के साथ वेलोसिटी किस तरह चेंज होती है, और डायरेक्शन की चेंज होने से वेलोसिटी किस तरह चेंज होती है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल पढ़ाया। अब यहाँ पर अगर स्पीड इंक्रीज़ होती है और यहाँ से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम कैसे कहते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई है, और इस एक्सेलरेशन का नाम है पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज़ होती है और उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या हम उसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन, या हम उसको कहते हैं रिटार्डेशन। ये तीनों नाम एस नेगेटिव एक्सेलरेशन के हैं। तो हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी पढ़ा। अब जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब स्पीड नहीं बल्कि सिर्फ हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो एस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम चैप्टर नंबर 5 में डिटेल से पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर चूँकि हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ते हैं, वन डायमेंशन, तो हम सिर्फ और सिर्फ एस नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। इसके अलावा जितनी 4 और 5 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है वो चैप्टर नंबर 5 में कम्प्लीटली वो डिस्कस हो जाएंगे। यहाँ पर हमने फोकस करना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे और नेगेटिव एक्सेलरेशन पे। ये जो चीज़ है डायरेक्शन की वजह से जो चेंज आती है, इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। सो हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन की समझ आ गई और हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन की समझ आ गई कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन की क्या होती है, और इसकी जो नाम है इसका भी हमें पता चल गया। अब मैं आपको इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो ये टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है आज के लेक्चर में, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अभी हम इसके डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। अभी लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से जा रहा है आगे पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में। लेट्स से इसकी और इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और ये जा रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे आई, और यहाँ पर हम लगाएंगे इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आई है। लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ रहा है, यानी कि इसका स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, फिर 7, फिर 8, फिर 9। सो टाइम के साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो हमारे पास होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, वो ऐसी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। सो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। मतलब द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एज 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल है वो 0 होगी। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और एग्जैक्टली 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। सो इसमें एक्सेलरेशन कितनी है और किस डायरेक्शन में है, एस में एक्सेलरेशन कितनी है और किस डायरेक्शन में है। सो ए हमारे पास है ए इक्वल डेल्टा वी डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी। सो डेल्टा वी कितनी है, 5 से गया है 7, सो चेंज कितनी आ गई, 7 - 5 2 आ गई, 2, और डेल्टा टी जो है वो हमारे पास 1 सेकंड है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड और पर सेकंड। सो ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये किस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये आई में हो जाएगी। क्यों आई में हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जब किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है सो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। सो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वो होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब अलॉन्ग द वेलोसिटी एक्सिस। देखो, इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0, एक सिंपल क्वेश्चन है। इफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 देन स्पीड इंक्रीजेस। सिंपल, स्पीड इंक्रीजेस एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये सिंपल पॉइंट हो गया हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन में। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन में।
अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होती है सो उसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की? हियर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी। कैसे देखा अब इसको? फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मूवमेंट करता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसकी इनिशियल स्पीड है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड और कुछ देर बाद उसकी स्पीड बन जाती है 7 मीटर पर सेकंड। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो स्पीड है वो उसमें डिक्रीज आती है। सो उसकी वेलोसिटी किस तरफ है? इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो किस डायरेक्शन में होगी? वो एक्सेलरेशन होगी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होती है सो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होती है इसको हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ में इंशाल्लाह के वहाँ पर इसकी बाकायदा डिटेल आई है। यहाँ पर आपने सिर्फ ये चीज़ सीखनी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अगेंस्ट होती है, वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब यहाँ पर जो एंगल है थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 180 डिग्री। यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होगी। सो एक ऑब्जेक्ट है उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? फाइनली उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। सो ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन की स्टोरी हो गई। अब देखो इसके ऊपर एक एमसीक्यू आपको देता हूँ। सिंपल एमसीक्यू है कि एक ट्रेन है, द ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विद इंक्रीजिंग स्पीड। एक ट्रेन है और वो ईस्ट के जानब जा रहा है विद इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्पीड में इंक्रीज आ रही है। सो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और इसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? सो वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने कल आपको बताया था कि वेलोसिटी डायरेक्शन जिस तरफ एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है उस तरफ उसकी वेलोसिटी होती है। अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, सो इसकी वेलोसिटी भी ईस्ट की तरफ होगी। अब इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ पे है आपने फाइंड करना है अभी कि ये जो ट्रेन जा रहा है ईस्ट की तरफ इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है। पहले तो ये फाइंड करो कि है कि नहीं है। तो यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होती है सो इसमें एक्सेलरेशन है, कि स्पीड इंक्रीज होती है सो एक कौन सी एक्सेलरेशन है? ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच कितना एंगल होता है? उसके बीच जीरो एंगल होता है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। सो व्हेन अ ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद इंक्रीजिंग स्पीड देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम। इज द वेलोसिटी is towards east so the acceleration will also be towards east। समझा आप? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये लिखे कि ये हमारे पास डिक्रीजिंग स्पीड है, डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, एक ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद डिक्रीजिंग स्पीड, सो डज इट हैव एक्सेलरेशन? यस इट हैज एक्सेलरेशन। अब एक बात और, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट विद डिक्रीजिंग स्पीड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ वी और द चेंज इन वी। एक ऑब्जेक्ट जिस तरफ भी जा रहा है उसकी वेलोसिटी उस तरफ होगी, हुआ उसकी स्पीड इंक्रीज होती हो या डिक्रीज होती हो। यहाँ ये ऑब्जेक्ट जो है ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और वह डिक्रीजिंग स्पीड जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक ऑब्जेक्ट जिस तरफ जा रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी तरफ ही होगी। ये ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये इंक्रीजिंग स्पीड, ये if it is going with increasing speed its direction will be towards east, and if it is going with decreasing speed still its direction will be towards east। मतलब with the change in speed there is no effect on the direction of velocity but there is effect on the direction of acceleration। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ट्रेन जो है, ये ईस्ट की जानिब जा रहा है विद डिक्रीजिंग स्पीड, सो इसकी वेलोसिटी जो है वो ईस्ट की जानिब है, ईस्ट की तरफ है, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास वेलोसिटी से अपोजिट होगी। वेलोसिटी से अपोजिट क्या है? यहाँ पर हमारे पास ईस्ट के अपोजिट होगी, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट, सो मतलब ईस्ट के अपोजिट। सो ईस्ट के अपोजिट क्या है? ये हमारे पास वेस्ट हो जाएगी। सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स वेस्ट। सो ये भी आपकी शायद आप, आई होप, आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। दीज आर वेरी मच ईजियर थिंग, दीज आर फ्रॉम क्लास 9th बट वी आर रिवाइजिंग दिस थिंग्स हेयर।
ताकि अगर हम आज आगे जाए और उसके ऊपर कम्प्लेक्स बात करें तो आपको वो रिवाइंड हो 9th वाली बातें। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बाकायदा डिटेल लिया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच क्या एंगल होती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच क्या एंगल होती है। अब देखो हम आगे जा रहे हैं अभी। सो अब ये समरी हो गई कि if the angle between velocity and acceleration is 0 degree, the acceleration is called positive acceleration and the speed of the body will increase with time. ये बात हमने क्लियर कर दी। अब if the angle between velocity and acceleration is 180 डिग्री, मतलब अगर velocity और acceleration एक दूसरे से अपोजिट हो, 180 डिग्री का मतलब है अपोजिट। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच अगर एंगल 180 होगी, सो एक एक्सेलरेशन जो है इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसमें स्पीड क्या होगी, इसमें स्पीड डिक्रीज होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की कहानी आ गई। मतलब ये हो, इस फिगर को देख, इस फिगर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। सो दिस ऑब्जेक्ट विल मूव फॉरवर्ड एंड विद इंक्रीजिंग स्पीड, एंड इन दिस केस the angle between velocity and acceleration is 180 degree, 180 degree। ये देख, ये एंगल 180 डिग्री है। so with the passage of time this body will move forward, ये नहीं है कि बैकवर्ड आ जाएगा, this body will move forward but with decreasing speed, मतलब टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड में क्या जाएगी, इसकी स्पीड में डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होती है, यहाँ पर स्पीड डिक्रीज होती है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस केस में ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी, यहाँ पर भी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी, वेलोसिटी में चेंज आएगी लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी। यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होने की वजह से चेंज आएगी वेलोसिटी में, यहाँ पर स्पीड डिक्रीज होने की वजह से चेंज आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इस तरह, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितनी एंगल आ गई, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल आ गई 90। सो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन इसको हमने डिटेल में पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और आपका भी वक्त ज़ाया नहीं करते। इन दोनों को समझो। यहाँ पर अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90, देन द बॉडी विल रोटेट इन अ सर्कल। यहाँ पर स्पीड में चेंज नहीं आएगी। अगर एंगल हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 90 हो तो स्पीड में चेंज नहीं आएगी, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगी। यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी, सिर्फ स्पीड में चेंज आएगी। स्पीड में चेंज किस तरह, डिक्रीज होगी। यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी, सिर्फ स्पीड में चेंज होगी। स्पीड में चेंज किस तरह, स्पीड इंक्रीज होगी। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज होती है, नेगेटिव में डिक्रीज होती है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में स्पीड न इंक्रीज होती है और न डिक्रीज होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होती है। सो इसको देख आप। अब एक और मिसाल हम लेते हैं, ये आपके MCQ बनते हैं यहाँ से। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है एस डायरेक्शन में, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और इसमें एक्सेलरेशन जो है वो भी एस डायरेक्शन में है। सो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बात क्लियर। अच्छा, अगर इसमें एक्सेलरेशन एस डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। बात ख़त्म, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर, मतलब ये बॉडी एस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन पे चेंज नहीं आएगा। अब अगर हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन एस डायरेक्शन में है, एंगल कितनी हो गई, 90 हो गई। सो इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी, ये रोटेशन करेगा। इसको हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ये रोटेशन करेगा, और इस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जनाब, ये 3 केसेस हो गए। एंगल 0 हो तो स्पीड इंक्रीज होगी, एंगल 180 हो तो स्पीड डिक्रीज होगी, एंगल 90 हो तो ये बॉडी रोटेशन करेगी,
और एक्सेलरेशन तो पैदा हो गई है, ये रोटेशन करेगी और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी, लेकिन स्पीड में चेंज नहीं आएगी। अब मैं एक और केस आपको बताता हूँ। अगर ये इस तरह हो जाए, अगर ये इस तरह हो जाए नाउ, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच ये एंगल हो थीटा, ये अब 90 भी नहीं है, ये अब 0, अगर एंगल 0 हो तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर एंगल 180 हो तो स्पीड डिक्रीज होगी, अगर एंगल 90 हो तो स्पीड न इंक्रीज होगी न डिक्रीज होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये 45 है या 60 है या 70 है, लेकिन न 0 है न 90 है और न 180 है। सो इस केस में क्या हो जाएगी? सो यहाँ पर अभी हम ये बता सकते हैं कि भाई ये इसकी डायरेक्शन चेंज होगी या इसकी स्पीड चेंज होगी। ये तो न 90 है न 180 है और न 0 है। अगर 0 होती तो स्पीड इंक्रीज होती, अगर 180 होती तो स्पीड डिक्रीज होती, अगर 90 होती तो स्पीड चेंज न होती, डायरेक्शन चेंज होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये है कुछ एंगल से बना है वेलोसिटी के साथ। सो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, अब इसके साथ हम ऐसा करेंगे कि हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर इस एक्सेलरेशन की हम कंपोनेंट निकालते हैं, एक्सेलरेशन की हम कंपोनेंट निकालते हैं। ये एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स हो गए। ये हमारे पास हो गया ए परपेंडिकुलर और ये हमारे पास हो गया ए पैरेलल। मतलब ये एक्सेलरेशन की 2 कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ये हो गई और एक कंपोनेंट ये वाला हो गई। सो इसको अगर हम यहाँ से निकाले, आप इसकी जगह हम इसकी कंपोनेंट निकालते हैं, इसकी जगह हमने इसकी कंपोनेंट लगाए। सो ये आप यहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन थी, इस एक्सेलरेशन के 2 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। अब देखो इस हिस्से को देखो, ये जो कंपोनेंट है ये किस डायरेक्शन में है, ये नीचे डायरेक्शन में है। सो इस एक्सेलरेशन की इस कंपोनेंट और वेलोसिटी के बीच कितनी एंगल है, 90 एंगल है। सो एक्सेलरेशन की ये जो कंपोनेंट है ये इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा, ये इसको रोटेट करेगा। अच्छा, और ये वाली जो कंपोनेंट है, ये वाली कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है। सो ये दोनों कंपोनेंट पैरेलल हैं, मतलब इसके एंगल, इसके बीच जो एंगल है वो 0 है। एक्सेलरेशन की एस कंपोनेंट और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 है। सो एस कंपोनेंट की वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 है तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे है, ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट नीचे है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल 90 बनती है। सो इस कंपोनेंट की वजह से क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल 90 हो तो डायरेक्शन चेंज होगी, अगर एंगल 0 हो तो स्पीड चेंज होगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, लेकिन इस एक्सेलरेशन के हमने 2 कंपोनेंट्स निकाले। एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल है। सो व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉडी। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे जाएगा विद इंक्रीजिंग स्पीड, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज होगी। सो इसकी जो पाथ है वो ऐसे हेलिकल पाथ होगी, ये इस तरह जाएगी, यानी कि ये इसकी वजह से ये रोटेशन करेगा और इसकी वजह से आगे जाएगा। जो जब एक चीज़ रोटेशन भी करता हो और आगे भी जाता हो तो उसकी जो पाथ है वो इस तरह जाती है। सो ये इसकी पाथ हेलिकल होगी और ये आगे जाएगी, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। दिस बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड एंड हेलिकल पाथ, अगर ये वाली एंगल हो इस तरह। अब देखो, अब इस एग्जांपल को देखो और बताओ कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी, और पाथ ऑफ द मोशन क्या होगी, किस तरह मोशन होगी। सोच ले इसके ऊपर। पाथ तो हेलिकल होगी, ये तो क्लियर है, लेकिन इसकी स्पीड इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी। अब देखो यहाँ पर इस एक्सेलरेशन को देखो, ये हमारे पास एंगल है। आप इसकी कंपोनेंट निकालो, ये कंपोनेंट हमने निकाला, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया और एक ये हो गया। ये जो कंपोनेंट है ए, ये अलॉन्ग मतलब ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल टू वेलोसिटी हो गई, और ये जो कंपोनेंट है ये हमारे पास परपेंडिकुलर पी आर लिखो इसको। सो एक्सेलरेशन की ये वाली कंपोनेंट जो है ये परपेंडिकुलर है, ये वाली पैरेलल है। सो इसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, टाइम के साथ इंक्रीज होगी, और पाथ की शेप क्या होगी, वो हेलिकल होगी। अब देखो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अब इस एग्जांपल को देखो,
वेलोसिटी एस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन एस डायरेक्शन में है। अब मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी क्या डिक्रीज़ होगी और पाथ क्या होगी। सो अभी हमने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालने हैं। सो आपने यहाँ पर कंपोनेंट निकालने हैं। एस डायरेक्शन में तो अब हम कंपोनेंट नहीं निकाल सकते ना, आपने यहाँ पर कंपोनेंट निकालने हैं। सो इसकी हमारे पास ये हो गई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है ये वाली कंपोनेंट, मतलब इसको हम ए वाई लेते हैं, ए वाई, और इसको हम लेते हैं ए एक्स। अब ये वाली कंपोनेंट एस डायरेक्शन में है, ये वाली कंपोनेंट ओवर डायरेक्शन में है। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन, एस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच कितनी एंगल है, वेलोसिटी एस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन की ये कंपोनेंट जो है ये नेगेटिव एक्स में है। सो ये दोनों जो है ना, ये वाली कंपोनेंट और ये वेलोसिटी ये एंटी पैरेलल है, मतलब इसके बीच एंगल, एस कंपोनेंट और वेलोसिटी के बीच एंगल कितनी है, 180 है। सो एस कंपोनेंट की वजह से एस ऑब्जेक्ट की स्पीड में डिक्रीज आएगी, एस कंपोनेंट की वजह से एस ऑब्जेक्ट की स्पीड में डिक्रीज आएगी। और ये जो कंपोनेंट है इसको देखा भी, ये ऊपर है और वेलोसिटी एस डायरेक्शन में है। सो ए वाई और वी के बीच, मतलब ए एक्स और वी के बीच एंगल 180 है। सो एस की वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी स्पीड। और ए वाई और वी के बीच एंगल 90 है। सो इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर ये जो पाथ है, ये तो मतलब ये तो है कि हेलिकल है, हेलिकल पाथ है, इस तरह होगा, लेकिन विद डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब द पाथ विल बी हेलिकल बट विद डिक्रीजिंग स्पीड। सो आपने ये चीज़ माइंड में रखना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के बीच एंगल, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल क्या हो, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल 0 हो तो स्पीड इंक्रीज होगी, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल 180 हो तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 हो तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। और अगर एंगल हमारे पास 0 और 180 के बीच हो, इफ द एंगल इज बिटवीन 0 एंड 180, मतलब 0 भी ना हो और 180 भी ना हो, 0 और 180 के बीच कोई कुछ भी हो, तो इस केस में स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। मतलब जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता हो तो उसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ। अगर एंगल 0 हो स्ट्रेट पाथ मोशन होगी और स्पीड इंक्रीज होगी, अगर एंगल 180 हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी लेकिन स्पीड डिक्रीज होगी, अगर एंगल हमारे पास 90 हो तो सर्कुलर पाथ होगी और स्पीड कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर एंगल हमारे पास 0 to 180 हो, मतलब 0 और 180 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, जिस तरह मैंने आपको 2 एग्जांपल पढ़ाए, इस केस में जो है इसमें हेलिकल पाथ होगी। ये आप नोट करें अपने साथ कि अगर एंगल हमारे पास 0 और 180 के दरमियान कोई भी हो, मतलब 123 to 180, 1 मतलब 180 से कम और 0 से ज़्यादा, तो हमारे पास पाथ क्या होगी, हेलिकल होगी और स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में देखो एक और बात। अब देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो आप, ये ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की वेक्टर है, एक्सेलरेशन की वेक्टर यहाँ पर है, स्पीड इंक्रीज होगी क्या डिक्रीज होगी, डेफिनेटली। आप यहाँ पर इसकी कंपोनेंट निकालेंगे तो ए कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गई, एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन की 2 कंपोनेंट हो गई, ए वाई और ए एक्स। सो ए एक्स इज पैरेलल टू वी, सो इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ा लिया हमने। अगेन यहाँ पर देखा, ये हमारे पास ए एक्स हो गई और ए वाई हो गई, मतलब ए एक्स की जो वैल्यू है वो कम हो गई। सो अब यहाँ पर अगेन एक्स किस डायरेक्शन में है, एस डायरेक्शन में है। सो इस बॉडी की स्पीड अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए एक्स और वी के बीच कितना एंगल है, ए एक्स भी इस डायरेक्शन में है और वी भी इस डायरेक्शन में है, तो स्पीड इंक्रीज होगी। और ए वाई जो है इसकी वजह से इसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये हेलिकल पाथ होगा लेकिन इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। अब अगर इस एक्सेलरेशन को हम मजीद यहाँ पर लाए, मतलब यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितना एंगल हो गया, एग्जैक्ट 90 हो गया। यहाँ पर अगर हम अभी एक ही कंपोनेंट निकालते हैं तो एक ही एक्स कंपोनेंट नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन की ऐसी कंपोनेंट नहीं है कि वो वेलोसिटी के साथ पैरेलल हो।
तो एक्सेलरेशन की अब अगर एंगल हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 90 हो, सो अगर एक्सेलरेशन की हम कंपोनेंट निकाल भी लेते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन है, मतलब जो कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल है, वो ज़ीरो है। सो इस केस में हमारे पास वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में चेंज नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब अगर एंगल हम 90 से बढ़ाते हैं, यहाँ पर लाया हमने, ये एंगल हो गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच। सो इसका अगर अब हम कंपोनेंट निकालते हैं ना, वो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। सो ये हमारे पास एक्स इस डायरेक्शन में हो गया और ए वाई ऊपर हो गया। सो अब देखो ना, ये जो इंक्रीज वाली कंपोनेंट है वो अपोजिट हो जाएगी। सो यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। सो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। सो इसकी वजह से स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर हम एंगल 90 से बढ़ाते हैं, 90 से, एट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ग्रेटर देन 90, देन स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर ये आपको मैं समझाता हूँ। अगर एफ थीटा इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, मतलब 0 भी ना हो और 90 ना हो, लेकिन 0 90 के बीच हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एंगल इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। इन दिस केस पाथ जो है, पाथ वो हेलिकल होगी, पाथ इज हेलिकल, और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड होगी इंक्रीजिंग। समझ आ गई अभी आपको। लेकिन अगर हम यहाँ से इस तरफ एक्सेलरेशन लेके आते हैं, सो ये जो एंगल है, ये वाली एंगल एक्सेलरेशन की, ये क्या है, ये असल में 90 से ऊपर है ना। सो अगर एफ थीटा इज लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90, मतलब यहाँ पर अगर एंगल बनता है, ये जो एंगल है ये 90 से ऊपर है और 180 से कम है, यहाँ पर हो, लेकिन बिल्कुल इस यहाँ पर ना हो, मतलब 180 से कम हो। इफ एंगल इज लेस देन 180 एंड ग्रेटर देन 90, सो इन दिस केस पाथ जो है वो हेलिकल होगी, पाथ विल बी हेलिकल बट डिक्रीजिंग स्पीड। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि हेलिकल पाथ है और इंक्रीजिंग स्पीड है या डिक्रीजिंग स्पीड है। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब देख, अभी आप मुझे इसका जवाब देंगे। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी बन जाती है 6 मीटर पर सेकंड, वो भी अलोंग एक्स एक्सिस है। इसमें एक्सेलरेशन है यस। कौन सी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, अलोंग एक्स एक्सिस। सो एक्सेलरेशन विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो अलोंग एक्स एक्सिस होगी। यहाँ पर आपने इस बात को समझा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि स्पीड इंक्रीज हुई है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये लगाए, आप यहाँ पर हम लगाए 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होगी, यस होगी। कौन सी एक्सेलरेशन होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि स्पीड डिक्रीज होती है। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, -i, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच कितनी एंगल है, 180 है। इससे प्रीवियस केस में कितनी एंगल थी, 0 थी। अब मैं एक और बात आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर हम लगाई जे, वेलोसिटी चेंज हुई है, यस। 2 मीटर पर सेकंड आई और 2 मीटर पर सेकंड जे। यहाँ पर वेलोसिटी किस वजह से चेंज हुई है, डायरेक्शन की वजह से चेंज हुई है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। इसमें एक्सेलरेशन होगी, यस होगी। पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसमें स्पीड इसमें कांस्टेंट होगी और स्पीड कांस्टेंट है भी। यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कितनी एंगल है, यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 90 एंगल है। मतलब वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये कौन सी केस है, ये वो केस है जब स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी कि सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ होगी। ठीक है जनाब। अच्छा, एक और MCQ है। एफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 60, देन पाथ क्या होगी। मैंने आपको बताया था पाथ उसकी होगी हेलिकल, और स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, सो स्पीड इंक्रीज होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल 0 और 90 के बीच हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी और पाथ हेलिकल होगी। अब अगर इस MCQ को हम चेंज करें, अगर यहाँ पर हम लाए 120, तो ये जो एंगल है ये 90 से ऊपर हो गई। सो इसकी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी से अपोजिट आएगा, इस तरह ये आएगा। देखो, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है,
ये जो एंगल है ये 120 है मिसाल के तौर पर। सो अब हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालते हैं। इसकी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो गया और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया। सो ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी के अपोजिट है। सो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो कंपोनेंट है ये वाली कंपोनेंट ये वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, सो इसकी वजह से रोटेशन करेगा। सो ये रोटेशन भी करेगा और टाइम के साथ साथ इसकी स्पीड डिक्रीज भी हो जाएगी। सो इसकी पाथ अगर एंगल 120 हो तो पाथ जो है वो हेलिकल होगी और इसका जो स्पीड है वो टाइम के साथ क्या हो जाएगा, वो टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगा। सो ये हमारे पास समरी हो गई। अच्छा, एक्सेलरेशन की डिफिनीशन, एक्सेलरेशन की फार्मूला, एक्सेलरेशन की यूनिट, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल का क्या रिलेशन है, और कब स्पीड इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, कब डायरेक्शन चेंज होगी, कब स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी, उन सब का आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एक और एमसीक्यू है। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड आई, उसकी थोड़ी देर बाद वेलोसिटी बन जाती है 100 मीटर पर सेकंड आई। 100 मीटर पर सेकंड आई, यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आया नहीं आया, एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी है यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। सो अ कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स जीरो एक्सेलरेशन। व्हेन एवर अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो। अब देखो यहाँ पर अगर आप ये भी कह सकते हैं, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पर आपने ये समझा कि अ बॉडी इज, यहाँ पर आप लिखो अपनी कॉपी में लिखो, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो। लिखा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज लाता हूँ, यहाँ पर मैंने लगाया जे। अब देखो ये दोनों जो वेलोसिटीज हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि वेरिएबल वेलोसिटी है, ये हमारे पास हो गई वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड। अब मुझे ये बताओ इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है, एक्सेलरेशन है। कौन सी एक्सेलरेशन है, कौन सी एक्सेलरेशन है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आती है मतलब सब्जेक्ट ने डायरेक्शन 90 एंगल पे चेंज किया, सो डायरेक्शन की वजह से चेंज आई। सो ये ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और ना नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, सो एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट स्पीड लेकिन एक्सेलरेशन है। सो आपको एक कंक्लूजन आ गई, एक्सेलरेशन है। यहाँ पर भी इससे पहला जो केस था, इससे पहले जो हमने केस पढ़ा उसमें कांस्टेंट स्पीड था, एक्सेलरेशन जीरो था। यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। सो ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। इससे पहले यानी कि यार आपको दोबारा समझाना पड़ता है। आई, यहाँ पर स्पीड क्या है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन लाजमी जीरो होगी। सो यू कैन से दैट whenever a body is moving with constant velocity its acceleration must be zero। हमारा हाथ। दूसरी बात, whenever a body is moving with constant speed at acceleration is must zero, no। इस केस में तो एक्सेलरेशन जीरो है, इस केस में तो whenever a body is moving with constant speed its acceleration may or may not be zero। यहाँ पर तो जीरो है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आई की जगह लगाई जे, सो फिर क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो अब स्पीड कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ है। सो ये स्टेटमेंट लिखो कि व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी ऑब्वियसली जीरो। व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इट्स एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी जीरो। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो तो फिर एक्सेलरेशन जीरो होगी। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जो भी मसला हो आप कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह हम आपके लिए अवेलेबल होंगे। आपको जितनी भी मुश्किलात हैं हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुश्किलात को कम करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।